हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड पिछले 15 दिनों में मैंने बहुत सारे वीडियोस क्या कुछ भी नहीं बनाया है। जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्रिपरेशन के साथ ही एक आइडिया आया और उस आइडिया पे हम काम कर रहे थे। सो वी आर बिल्डिंग समथिंग और उसी पे अभी बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जा रहा है। इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही हैं और अभी मेरी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो भी कहीं ना कहीं एकदम थम सी गई है। अभी तो उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपका यूपीएससी मेंस का जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया है और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने बताया था कि लास्ट 40 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं, अगर आप उनको कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इस पेपर में आपको वही देखने को मिलेगा कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे जीएस 1, 2, 3, 4 चारों के, कहीं ना कहीं वो पीवाईक्यू से रिलेटेड ही थे, या तो पीवाईक्यू में आए हुए थे या टॉपिक उसी से रिलेटेड था। तो आपको पीवाईक्यू ज़रूर करना है अगर आपको यूपीएससी मेंस में एक अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो चलिए थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि पेपर कैसा था और क्या किया जा सकता था। क्योंकि अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4 महीने में आप एक एक महीना भी करोगे तो आपका जीएस 1, 2, 3, 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप अपना ऑप्शनल भी साथ में तैयारी कर सकते हो। सो चलो पहले बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा था एंड क्या क्या था। तो जीएस 1 में जो था पहला क्वेश्चन हड़प्पन से आर्किटेक्चर का साइलेंट फीचर्स था। तो वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सभी को मालूम है। इसके अलावा जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी उनके डिफरेंट एस्पेक्ट को करना था। दिन इलाही और बाकी चीज़ें जो थी, थोड़ा टॉलरेंट था उसका जो रिलीजियस पॉलिसी, उसके बारे में था। देन चंडेला आर्ट फॉर्म का था, उसके बारे में बताना था। तो चंडेला आर्ट फॉर्म जो खजुराहो टेम्पल से रिलेटेड है, वहाँ पे है आपका एमपी में, तो उसके बारे में, तो इसमें आपको उसके बारे में लिखना था। देन क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज मेनी आइलैंड नेशन के लिए उनका क्या मतलब इफेक्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको बताना था। तो इसमें वही हो जाएगा, एक तो आपका पानी आपका वो हो जाएगा, साल्टी हो जाएगा इन कंट्रेस्ट, और इसके अलावा जो वहाँ की सॉइल है वो भी साल्टी हो जाएगी। सी लेवल राइज होगा तो मतलब वो आइलैंड नेशन डूबने का खतरा रहेगा। तो मतलब ये जो बेसिक जितनी भी चीज़ें थी, सी लेवल राइज से हर साल क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नॉन फॉर्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, हाउ आर दीज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर इन इंडिया, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो जो भी नॉन फॉर्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे था और उसका क्या से रिलेटेड है जो इंडिया की फिजियोग्राफी है उससे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा था। एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो सोलर एनर्जी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपको था और उसका एग्जाम्पल कुछ देना था। तो जो बहुत सारे सोलर पार्क्स बने हैं उसके बारे में आप बता सकते थे। देन सुनामीज क्या हैं, हाउ दे आर फाउंड, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेसेस द इशूज ऑफ अर्बन पावर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। तो जो स्मार्ट सिटी है उसका जो थोड़ा थोड़ा जो स्मार्ट सिटी मिशन में आपका दिया गया था पॉइंट, वो सब आप कुछ लिख सकते थे और वो कैसे आपका अर्बन पावर्टी को ख़त्म कर रहा है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कर रहा है, तो उससे आपको रिलेट करके लिखना था। द इथोज ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विथ नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। तो इसमें आपका सिविल सेवा का सर्विसेज का इसमें दे दिया था, प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक कॉन्शियंस के बारे में। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो सिविल सर्विसेज भी सोसाइटी में ही आते हैं, तो उसका ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था इसको सॉल्व करने के लिए। डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, जस्टिफाई योर आंसर। तो ग्लोबलाइजेशन का जो अभी रिजल्ट है कि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो
क्या सिर्फ वही एक इफ़ेक्ट है या फिर और भी है, मतलब इसको जस्टिफाई करना था तो इसका पॉजिटिव, मतलब आप क्या सोच रहे हो तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों का जस्टिफिकेशन आपको देना था। देन महात्मा ज्योतिराव फुले राइटिंग्स एंड एफर्ट सोशल रिफॉर्म टच्ड इशूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब एल्टन क्लासेस डिस्कस। तो एक क्वेश्चन इससे पहले इनकी वाइफ पे आया था मेरे ख्याल से, तो अभी मूवी भी रिलीज़ हुई थी इस पे महात्मा ज्योतिराव फुले पे, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया था। Trace India's consolidation process during early phase of independence in term of policy, economy, education and international relation। तो पॉलिटी में आप जितने भी स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया, इकोनॉमी कैसे इंटीग्रेट हुई, एजुकेशन के लिए क्या रिफॉर्म किए गए और इंटरनेशनल रिलेशन, तो क्या क्या प्रोसेस था अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, आपको इसके बारे में लिखना था। ये भी थोड़ा सा मीडियम टू टफ लेवल का क्वेश्चन था। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ एंड्योरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये भी आप मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो मोस्टली रहता ही है तो ये आप लिख सकते थे। देन गिव अ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने ऑफशोर ऑयल रिजर्व हैं उनके बारे में आपको लिखना था। तो ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको, अगर आप पूरा वर्ल्ड का ज्योग्राफी प्रॉपरली पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि एग्जांपल्स आपको अलग अलग कंट्री से देंगे तभी इसमें आंसर मिलेगा। देन हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड अलॉन्ग GIS एंड RS टेक्निक इन लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग। तो एरियल प्लानिंग और लोकेशनल RS टेक्निक ये जो है कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप मतलब आप फिजिकल से लगाए, आप ड्रेनेज पैटर्न, सिटी की प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो, ये पूरा प्लान कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आप इसका लिख सकते थे। थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन था। डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन ऑफ द प्लैनेट टेक प्लेस ड्यूरिंग टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ क्रस्टल मासेस। तो ये आपका जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और ये सब चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड ये आपको लिखना था कि पहले पेंजिया था, फिर ब्रेक हुआ, फिर पेंजिया 2 बना, फिर ब्रेक हुआ, तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये आपका जो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, तो इससे रिलेट करके आपको लिखना था। एक्सक्यूज मी। Discuss the distribution and density of population in Ganga River Basin with special reference to land, soil and water resources। तो डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है गंगा रिवर बेसिन में, तो उसके बारे में आपको लिखना था। लैंड कैसा है, लैंड अच्छा है, सॉइल भी अच्छी है, वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है, तो इन सबको रिलेट करके आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसी है, उसके बारे में लिखना था। सो ये भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आप इजीली कर सकते थे। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री गिवन दैट देयर आर इंक्रीज हेल्थ कंसर्न इन मॉडर्न सोसाइटी? इलस्ट्रेट योर आंसर विथ इंडियन एक्सपीरियंस। तो अभी जितना फास्ट फूड का जो चीज़ें हैं इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं हमारे कल्चर में, ईटिंग हैबिट्स लोगों को मोस्टली बाहर जाके ऐसे फास्ट फूड खाने का जो है, तो इसका क्या हेल्थ कंसर्न है आपको पता ही है कि मतलब जितनी बीमारियां हो रही हैं आपका कार्डियोवास्कुलर और बाकी चीज़ें, BP एंड ऑल, तो इसकी क्या इफ़ेक्ट है कहीं ना कहीं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। साथ में इलस्ट्रेट करने के लिए बोला है तो आप कुछ इंडिया से रिलेटेड डाटा एंड ऑल एग्जांपल दे के बता सकते हो। देन अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ emphasis on environment protection could come into conflict with poor people's needs in country like India। comment। तो जो अभी जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ कहीं ना कहीं पुअर पीपल की नीड्स, यानी कभी कभी हमें क्या है, जितने भी अभी आपके ट्राइबल एरियाज़ में हैं वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए जंगलों को काट के या फिर वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुअर पीपल की जो नीड है, जो बेसिक नीड्स हैं ट्राइबल्स की और भी रिलेटेड जो कम्युनिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं उनका और डेवलपमेंट का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो उससे एक क्या सस्टेनेबल ग्रोथ किया जाए, कैसे
उसके बारे में कमेंट करना था, तो वो आप लिख सकते थे। देन डस ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सेस दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन, गिव योर ओपिनियन। तो कोई भी जो ट्राइबल डेवलपमेंट होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ से किया जाता है या तो रिहेबिलिटेशन किया जाता है, यही दो एक्सेस है, या इसके अलावा कुछ और भी है। आप इसमें अपना ओपिनियन क्या मतलब, वो तो बस लिखने का होता है। बाकी जो जो दोनों के पॉजिटिव निगेटिव, इसके अलावा कुछ और भी है तो वो आप कर सकते थे। या ये भी कहीं ना कहीं इसमें आ सकता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है प्रॉपरली अगर किया जाए, वहाँ की कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, तो आप इसको थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो GS1 का पेपर था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के थे, लेकिन आपका 3-4 क्वेश्चन जो था मीडियम टू टफ लेवल का था, जिसमें आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी सब्जेक्ट की, तभी आप कर सकते थे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये सब PYQ से रिलेटेड ही हैं, तो PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट जो आपका GS2 पे आते हैं, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड था। RPA एक्ट हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये आपको उसके बारे में लिखना था। अनड्यू इन्फ्लुएंस, और मतलब इसमें वही है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के जो आपके जितने भी हैं लेजिस्लेटर, उनके इनकम में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है एज जब इलेक्ट होते हैं उसके बाद में, या तो उनके नियर एंड डियर वंस का। तो इसको कहीं ना कहीं ये अनड्यू इन्फ्लुएंस और एक करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो उसके बारे में था। बट इट वाज अ गुड थिंग कि RPA एक्ट से हर बार आपको क्वेश्चन आता है, तो उसको पढ़ के जाना था। Comment on the need of administrative tribunal as compared to court system. Assess the impact of recent tribunal reform through rationalization of tribunal made in 2021. तो इसमें जो ट्राइब्यूनल का नीड है, क्यों नीड पड़ा कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, और अलग अलग जो कोर्ट है अलग अलग उसमें आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं पता रहती हैं अलग अलग केसेस के, तो उसके लिए अलग अलग आपके ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो एक तरीके से इसका आप नीड दिखा सकते हो। देन जो रिफॉर्म हुआ था 2021 में, उसका क्या इम्पैक्ट था वो बताना था। देन प्रेसिडेंट का पावर इंडिया और USA में, पार्डनिंग पावर, उससे आपका था। ये हर साल एक क्वेश्चन आपका कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन आता है, या तो ब्रिटेन से आता है या तो USA से, यही, या कभी कभी फ्रांस से भी आ जाता है। तो आपको यही 3 पढ़ के जाना ही था। Discuss the nature of Jammu Kashmir Legislative Assembly after the Jammu and Kashmir Reorganization Act. Briefly describe the powers and function of Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir. तो ये कहीं ना कहीं एक जो ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसका पूरा आपको क्या क्या पावर दिया गया है, क्या नहीं कर सकता है। तो ये एक करंट बेस्ड का क्वेश्चन था, पढ़ के जो गए होंगे वही कर पाए होंगे। Then, Attorney General of India plays a crucial role in guiding the legal framework of the Union government and ensuring sound governance through legal counsel. Discuss his responsibility. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नहीं तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये जो आपके 3-4 जो बॉडीज़ हैं, ये हमेशा कहीं ना कहीं हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड हर बार आपको क्वेश्चन रहता है। तो ये एक तरीके से PYQ बेस्ड ही क्वेश्चन था। देन वीमेंस सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी एक्सप्लेन। तो जो वीमेंस का सोशल कैपिटल, और जो इसको एक तरीके से उसका डेवलपमेंट है, और ये एम्पावरमेंट और जेंडर इक्विटी को आपका एडवांस करता है। तो कहीं ना कहीं अगर महिलाएं ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगी तो उनका जो एम्पावरमेंट है वो बढ़ेगा। इसके अलावा इक्विटी, जेंडर इक्विटी होगी, तो वो रिलेट करके लिखनी थी इसमें। E-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration and then user-centric design.
तो जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट होता है ये मोस्टली टेक्नोलॉजी और क्या बैकएंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन पे बेस्ड होता है। तो इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है, कि मोस्टली टेक्नोलॉजी और बैकएंड इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो। कहने का इसमें ये था कि जितनी भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैं मोस्टली टेक्नोलॉजी और जो उसका बैकएंड इंटीग्रेशन है उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यूज़र कैसा चाहता है, यूज़र सेंट्रिक, जो मतलब जिससे यूज़र को आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जो स्कीम्स हैं या फिर बहुत सारी जो आपका वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे मोस्टली या तो इंग्लिश में है या हिंदी में है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल नीड्स है लोगों की, वो जिसको नहीं आता है वो उसको नहीं फेच कर पाएगा। तो ये चीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है कि यूज़र को आसानी हो, ज़्यादा उनका बेसिस होता है कि टेक्नोलॉजी और जो बैक एंड इंटीग्रेशन है उस पर किया जाए। तो इसके बारे में आपको एग्जामिन करना था। देन सिविल सोसाइटी से हर साल क्वेश्चन आता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर देन नॉन स्टेट एक्टर, डू यू एग्री? तो इसमें कुछ केसेस आपको बताना है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, जहाँ जहाँ इसके रोल पॉजिटिव है वो लिख देना है। और कुछ जो होता है कि जो फॉरेन से इन्फ्लुएंस होके कुछ सिविल सोसाइटी हैं वो वर्क करती हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से एंटी स्टेट एक्टर का काम करती हैं। आप केरला के कुछ जो एग्जांपल थे, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो बाहर से पैसे लेके यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे थे या फिर इलिसिट एक्टिविटीज़ में थे, तो उनका एग्जांपल दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसका दोनों लिखना था और इसको एग्जांपल के थ्रू बता देना था। देन इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इन अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। सो इसमें इंडिया और अफ्रीका का डिजिटल जो पार्टनरशिप है उसका बारे में था, तो इसके बारे में आपको एलेबोरेट करना था। विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म, इलुसिडेट। तो मतलब जो ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्री अपना कंट्री फर्स्ट पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जैसे अमेरिका फर्स्ट हो गया और बाकी लोगों का ऐसे हो गया। तो अभी उसके बारे में ये चीज़ थी कि अभी क्या हो रहा है, सब लोग अपनी अपने देश पे ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, डी ग्लोबलाइज हो रहा है दुनिया, तो उसके बारे में लिखना था। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज फल्क्रम विच एक्ट एज द एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनल। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में यहाँ पे लिखा गया था। तो एक मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखाया था अपना, जो PYQ से रिलेटेड था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, तो उसके बारे में ही है कहीं ना कहीं कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इसका एप्लीकेशन है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी दोनों को बैलेंस करके आपको लेके चलना होता है। देन Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institution with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural substantial limitation of amending power of Parliament to change the Constitution. तो अभी जो बहुत सारा इसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का बिल बहुत सारे मतलब जो प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल लिमिटेशन है अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक तरीके से जो पार्लियामेंट के प्रोसीजरल लिमिटेशन है और सब्सटेंशियल लिमिटेशन है। तो प्रोसीजरल लिमिटेशन में आपका ये दिखा सकते हो कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं आपका कि उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो ये तो प्रोसीजरल लिमिटेशन हो जाएगा कि वो जब होगा तभी आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन सब्सटेंशियल लिमिटेशन ये है कि मतलब एज जो डेमोक्रेसी है, इसके अलावा आपका जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी आपका कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर पार्लियामेंट पास करता है तो वो उसको नल एंड वाइड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वही उसके बारे में आपको लिखना था।
एंड डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम इन इंडिया। ये तो मतलब जज केसेस जितने हैं आपका 1 2 3 4 उसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अलावा जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इंडिया और यूएसए का, उसको कंपैरिजन करके बताना है। देन examine the evolving pattern of central state financial relationship in context of planned development in India. How far have the recent reform impacted the fiscal federalism in India? तो पहले जो प्लानिंग कमीशन था, फिर उसके हिसाब से जो डेवलपमेंट था सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, उसके बारे में था। और अभी जो आपका ये नीति आयोग आया है और जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, ये सब, इस सब से क्या इफेक्ट पड़ा है, तो उसके बारे में, इन दोनों के बारे में आपको लिखना था। देन व्हाट आर द इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। हर साल कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का आता है, तो ये तो आपको इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। ये थोड़ा सा पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, जिनको मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि मतलब पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, कि मतलब इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके ओनरशिप में कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है। अभी जो ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया था कि जो टॉप 10% ऑफ द इंडियंस हैं वो 70-80% ऑफ द नेशनल वेल्थ को उनके पास है। तो टॉप 10% 80% लोगों का, 80% नेशनल वेल्थ उनके पास है। तो रिमेनिंग जो 20% है वो रेस्ट ऑफ द 90% पीपल के पास है। तो वो कहीं ना कहीं ये जो ओनरशिप पैटर्न है रिसोर्सेज का, इसी की वजह से ये पॉवर्टी हो रही है। और इन contemporary development models, decision making and problem solving responsibility are not located close to the source of information and execution, defeating the objective of the development। तो इसमें यहाँ पे जो आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है rather than bottom up अप्रोच, कि हमारा जो पॉलिसीज़ होता है ऊपर से ही बना के भेजा जाता है और वो फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फिर नीचे आपका पंचायत लेवल पे आता है। जबकि प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि पंचायत लेवल पे जो उनकी नीड्स हैं वो वहाँ से भेजी जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट पे अप्रूव होके या फिर स्टेट लेवल पे अप्रूव होके वहाँ से काम किया जाए। तो ये जो डेवलपमेंट मॉडल है कहीं ना कहीं जो टॉप डाउन का, एक तरीके से एफिशिएंट नहीं है और अभी भी लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो बेटर यही होना चाहिए कि हाँ, हमें आपको बॉटम अप अप्रोच से करना चाहिए। The National Commission for Protection of Child Rights had to address the challenges faced by children in the digital era, examine the existing policies, suggest measures Commission can initiate and tackle the issue। तो ये भी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या कर सकता है उसके बारे में और क्या मेजर्स ले सकता है उसके बारे में है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये GS2 का पेपर था, ये मैं मान सकता हूँ कि मीडियम से टफ लेवल के साइड में था, लेकिन आपको ये जितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं ये कहीं ना कहीं PYQ से रिलेटेड ही हैं। तो अगर आप PYQ किए रहेंगे तो आपको ये उतने टफ नहीं लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को वही घुमा घुमा के इधर से उधर करके आपको थोड़ा थोड़ा पूछा है। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप PYQ सॉल्व किए रहो। देन GS3 का जो पेपर है SDI और ISDI के बीच में डिफरेंस और ISDI को क्यों बेटर कहा जाता है, इसके बारे में था। जो इंडियन इकोनॉमी के वे चैलेंजेस हैं, मतलब अभी जो चैलेंजेस हैं प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म, तो इसके बारे में बताना था और कैसे इन चैलेंजेस को डील किया जा सकता है। देन इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप इन इंडिया, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन ऑफ फार्मर्स को। तो इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, लैंड से रिलेटेड, सॉयल, इसके अलावा क्रेडिट मिलता है नहीं मिलता है, इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, तो इसमें तो आप इजीली कर सकते हो।
इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज इन इंडिया। तो पूरा सप्लाई चेन ही उसके बारे में क्या क्या स्कोप है और उसका क्या क्या सब सिग्निफिकेंस है। देन फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम, इसके बारे में आपको लिखना था। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसके पे सेम आपका कि इसको आने से क्या फ़ायदा होगा, एक प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, आज उसका पूरा मेंस में भी आ गया। हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाई 2047? हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन दिस एंडेवर? तो ये भी आपको क्लीन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का था। देन CCUS, ये आपका बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में एक दो बार शायद पूछा गया है और आज यहाँ पे ये पूरा आ गया है। सी वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एक्वीफर इज अ मेजर कंसर्न इन इंडिया, व्हाट आर द काजेज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन एंड रेमेडियल मेजर्स टू कॉम्बैट दिस हजार्ड? तो वही जो आपका सी लेवल राइज है जो आइलैंड नेशन, तो वैसे ही इंडिया में आपका जो भी मुंबई या फिर जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर सी लेवल इंट्रूजन हो रहा है, तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। देन टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्करेज, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, एलेबोरेट विद कंटेम्पररी एग्जाम्पल, व्हाट आर द काउंटर मेजर अडॉप्टेड बाय स्टेट? तो ये हर साल आपका जो आता है क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी का वो आता है। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये बताया है, तो उसके बारे में भी आपको। देन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर असेसिंग फिजिकल परफॉर्मेंस, ये नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो था इसके बारे में है कि मतलब कि कैसे स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसी, तो ये चीज़ है। देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अभी आपका रिसेंटली आपका एक नया जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसके बारे में है। देन एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया, हर साल ग्राउंड वाटर या फिर रिवर वाटर या फिर इससे क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी इस बार आया है। एग्जामिन द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये हर साल कहीं ना कहीं आपका फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आता है। नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी आपका मतलब GS3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो बेसिक तो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। देन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, मेंशन द सैलेंट फीचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये तो आपका पूरा उसका मिशन के बारे में पढ़ना था, तो वो तो बिना पढ़े नहीं होगा। देन मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू कंट्री इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉयटेड बाय माइनिंग, वाई इज़ माइनिंग कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड? तो क्या क्या उससे दिक्कतें हो जाती हैं, लैंडस्लाइड और देन बहुत सारी चीज़ें, पॉल्यूशन और क्या क्या होता है, सब उसको आपको लिखना है। देन इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट 2015 एंड मेंशन हाउ दिस हैज बीन फर्दर स्ट्रेंथन इन COP26। तो 15 में क्या था और 26 COP26 में आपका क्या हो गया है, उससे और स्ट्रेंथन कैसे हो गया है। सो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और कैसे अपडेट हुआ है इसके बारे में लिखना था। तो मेरे ख्याल से ये पेपर भी आपका कहीं ना कहीं मीडियम टू टफ लेवल में ही था, क्योंकि क्वेश्चन तो जितने आपके PYQ टाइप हैं उसी से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसको अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया था, तो इसको आपको करना था। देन GS4 में प्रेजेंट डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, हाउ it raised several ethical issues and challenges, तो key dilemmas in this regard। सोशल मीडिया पिछली बार AI से आया था, तो इस बार सोशल मीडिया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इससे भी आपका क्वेश्चन आ गया है। वॉर इज डिप्लोमेसी बाई अदर मीन्स, क्रिटिकली एनालाइज। इस बार भी जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं आपके मोस्टली अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो GS4 है हर साल अब अप्लाइड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो आपको वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये रहा मतलब GS 1 2 3 4। अभी मतलब आपको PYQ इससे पता चलता है कि आपको करके जाना है। और कहीं ना कहीं जो ऑप्शनल का भी पेपर था, मेरा ज्योग्राफी था, मैंने देखा वो भी मोस्टली आपका PYQ बेस्ड ही था। तो आपको अगर UPSC की प्रिपरेशन मेंस की अच्छे से करनी है तो PYQ को तो नहीं छोड़ना है। और रही बात लाइफ की, अभी क्या चल रहा है, तो अभी पिछले 1 महीने से मैंने बताया था आपको कि हम
वर्क कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं जो फार्मर से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं वो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन थी, GS3 का पेपर पढ़ते हुए ही कहीं ना कहीं वो दिमाग में आइडिया क्लिक किया कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो फार्मर्स हैं कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल वे से ही फार्मिंग कर रहे हैं, और अभी भी उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो जो बेसिक नीड्स हैं वो अपना फुलफ़िल कर पाएँ। जितना उनका जो ग्रो करने में जितना पैसा लगता है उससे बहुत ज़्यादा उनको मतलब आउटपुट जो होता है इतना नहीं होता है कि उससे बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट कर पाए। तो अभी भी वो उस साइकिल में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख के आइडिया आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनका जो थोड़ा सा इनकम है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो। और देखते हैं, अभी तो हम बिल्ड कर रहे हैं। सो ऑलरेडी इसकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइन पार्ट चल रहा है। देन कुछ दिनों में इसका एक MVP हम लॉन्च करेंगे, फिर पायलट टेस्टिंग करेंगे। साथ में बहुत सारे जो VC फर्म हैं और एंजल इन्वेस्टर हैं उनसे बात चल रही है फंडिंग की। सो अभी लाइक मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्पेंडिंग ऑन द बिल्डिंग ऑफ दैट ऐप। और आप लोग भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से तैयारी करो। अभी देखते हैं क्या होता है, फंडिंग मिलती है नहीं मिलती है। फंडिंग मिल जाएगी तो शायद मैं यूपीएससी की जो जर्नी है ये मैं स्टॉप कर दूँ, क्योंकि यूपीएससी भी मैंने इसीलिए किया था कि मैं कुछ इम्पैक्ट कर पाऊँ सोसाइटी में। एंड इफ़ आई थिंक दैट आई विल बी डूइंग इट बाई गोइंग थ्रू स्टार्टअप जर्नी, देन इट विल बी लाइक दैट, आई विल फॉलो दैट रूट। सो देखते हैं, वो सब फंडिंग पे डिपेंड करेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे एक बड़ा इम्पैक्ट किया जा सकता है एट अ नेशनल लेवल। सो अभी तो मेरा मतलब मोस्ट ऑफ द फोकस इसी पे है। और आप लोग भी जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसे एक आप मिशन ड्रिवन करोगे कि कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हो सोसाइटी में जो है। अगर आप आगे चल के IAS बनते हो तो उस लेवल पे आप सोच के देखना कि जहाँ पे भी जाओ प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो पाए। एंड डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट फॉर 75 years, we still don't have the basic things which other countries have. So IAS बन के सिर्फ ये मत करना मतलब कि जो बाकी लोग कर रहे हैं। सो उसको एक मिशन ड्रिवन बनाओ ताकि खुद भी जब बन जाओगे तो एक मिशन रहेगा तो उसके लिए ज़्यादा काम अच्छे से कर पाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का देखते हैं। वीडियोस बहुत टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बना पाऊँ, लेकिन आई विल ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल। और अभी यूपीएससी से रिलेटेड तो उतनी वीडियोस नहीं आएंगी, मतलब आएंगी क्या, इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत किसी को कुछ चाहिए होगा गाइडेंस या कुछ कैसे करना है तो मैं कभी कभी बात कर लूँगा इस पर। बाकी तो अभी जो जर्नी है उसी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा मैं। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।